नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय स्टडी केन में। आज हम पूर्ण वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण वर्ग एवं वर्गमूल किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है तथा वह संख्या प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। चलिए और उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे 12 को 12 से गुणा करें तो 144 प्राप्त होता है। तो 144 12 का वर्ग हुआ। उसी तरीक़े से 144 का वर्गमूल 12 होगा। आगे बढ़ें। महत्वपूर्ण तथ्य: पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते हैं। कुछ पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ: 9, 16, 25, 36, 49, 81, 100। इन सभी संख्याओं को देखने पर पता चल रहा है कि इनके इकाई के स्थान में कौन सा अंक है? 5, 6, 9, 1, 0। बाकी जो अंक हैं जैसे 2, 3, 7 या 8, ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर नहीं आते हैं। ये पहला तथ्य है और इस तथ्य को याद रखकर आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ें। सम संख्या का वर्ग सम संख्या एवं विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। उदाहरण के साथ समझते हैं। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग होता है 36। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी संख्याएं हैं जो सम है उनका वर्ग सम है और जो संख्याएं विषम हैं उनका वर्ग विषम है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीजांक। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीजांक 1, 4, 7 एवं 9 होता है। इसको हम लोग समझते हैं। 4 का वर्ग होता है 16। 16 के दोनों अंकों को जोड़ा जाए तो ये आया 7। 5 का वर्ग होता है 25। 25 के दोनों अंकों को फिर से जोड़ेंगे तो वो भी 7 ही होगा। इसी तरीक़ा से 9 का वर्ग होता है 81। इनके दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 9। 7 का वर्ग होता है 49। तो इनके दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो ये 13 होगा और 13 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो ये 4 होगा। तो इस तरीक़े से हम यहाँ पर पा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीजांक 1, 4, 7 एवं 9 होता है। बीजांक क्या है? किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते रहें जब तक वो एक अंक का न हो जाए। प्राप्त अंक उस संख्या का बीजांक कहलाता है। यहाँ पर 3 वर्ग संख्याएं आपके सामने प्रदर्शित हैं: 7744, 1521, 6561। ये क्रमशः 88, 39 और 81 के पूर्ण वर्ग हैं। तो इनके सभी संख्याओं को जब हम लोगों ने जोड़ा और एक अंक प्राप्त करने तक जब इसको जोड़ते रहें तो हमको क्रमशः 7744 का बीजांक 4 प्राप्त हुआ।
1521 का बीजांक 9 प्राप्त हुआ, 6561 का बीजांक 9 प्राप्त हुआ। तो बीजांक प्राप्त होने का संभावना सिर्फ क्या है, 1, 4, 7 एवं 9। आगे बढ़ें। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतिम 2 अंक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने लिखा था 7744। 7744 88 का पूर्ण वर्ग है और इनके अंतिम 2 अंक को देखेंगे तो ये 44 है, यानी 4 4। इसी प्रकार से 6561 81 का पूर्ण वर्ग है और इनके अंतिम 2 अंक हैं 61। तो जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके अंतिम 2 अंक इस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं जो यहाँ पर लिस्ट के रूप में दिया गया है। इनके छोड़ अगर और अन्य संख्याएं हुए जैसे कि 66, तो अंतिम 2 अंक अगर किसी भी संख्या का 66 है तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। उसी तरीक़ा से अगर अंतिम 2 अंक 31 है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 79 है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो अगर आप ये जो लिस्ट दिया गया है उसको याद कर लेते हैं तो आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानने में आसानी होगी और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों। तो कोशिश करना है कि ये जो लिस्ट है वो भी आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। तो अगर 1 से शुरू करके हम कोई भी विषम संख्या को लिखना शुरू करें और उनके योगफल ज्ञात करेंगे तो वो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। जैसे हमने लिया है 1, 3 और 5। यहाँ पर 3 विषम संख्याएं हैं। अगर इनको हम लोग जोड़ें तो 1 और 3 4, 4 और 5 9। 9 क्या है, 3 गुणित 3 यानी 3 का वर्ग। इसी प्रकार से 1, 3, 5 और 7 को जोड़ें तो ये होता है 16। 16 का मतलब है 4 का वर्ग यानी 4 चौक 16। तो ये जो हमारे पास जो तथ्य है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है, इससे संबंधित प्रश्न डायरेक्ट आता है कि इतने पदों का योगफल क्या होगा। इस तरीक़ा से प्रश्न आता है। प्रश्न में वो लिख सकता है कि 1, 3, 5, 7 क्रमशः 17, 19 तक के पदों का योगफल क्या होगा। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी संख्या क्या है, विषम है। तो पहले सोचेंगे कि कितने विषम संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 17, 19। तो 19वां इसमें 10वें नंबर पर है। तो 19वां अगर 10वें नंबर पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह इन सभी संख्याओं का योगफल 10 गुणित 10 बराबर 100 होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से 1, 3, 5 को लगातार लिखते हुए 99 तक की संख्याओं को योगफल ज्ञात करें तो 1 से 99 तक की संख्याओं का जो योगफल है वो क्या होगा, 2500। आगे बढ़ते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी को कम से कम 10 तक की संख्याओं का वर्ग तो पता होता है। तो ये जो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं, जो पूर्ण वर्ग हमारे पास हैं, इन संख्याओं का उपयोग करके हम बाकी संख्याओं के पूर्ण वर्ग को आसानी से पता कर सकते हैं। तो आप सभी कम से कम 1 से लेकर 10 तक के पूर्ण संख्याओं को अच्छे से याद कर लीजिए और बाकी संख्याओं के अगर पूर्ण वर्ग आपको याद नहीं है तो आपको कुछ जो तरीके हैं उसके द्वारा आप पूर्ण वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ें।
यहाँ पर एक संख्या लिखा हुआ है 13। तो 13 का वर्ग जैसे हमको पता नहीं है तो हमको क्या करना है कि उसके इकाई का बस वर्ग हमको पता हो। तो 13 का जो इकाई है वो कितना है? 3। 13 का इकाई क्या है? 3। तो उसमें उसके इकाई को जो जोड़ दिए तो 13 और 3 हो गया 16। और उसके बाद लिख दीजिए उसके इकाई का वर्ग यानी 3 का वर्ग। तो 3 तिया 9। तो इस प्रकार से हमको संख्या प्राप्त हो रहा है 169। इसी प्रकार से नीचे 15 दिया गया है। तो 15 में क्या आता है दोस्तों? 5 पंचे 25, लेकिन इकाई में हमको सिर्फ एक संख्या रखना है। तो यहाँ पर जो 2 है वो आगे हासिल चला जाता है और 20 और 2 22। इस तरीक़ा से 15 का वर्ग हो गया 225। आगे बढ़ें, जैसे 14 का वर्ग निकालें। तो 14 का वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना है कि 14 में 4 को जोड़ना है। तो वो हो गया 18 और इसका इकाई है 4। तो 4 का वर्ग होता है 16। 4 चौक 16। लेकिन हमको 16 लिखना नहीं है, उसको आगे एक हासिल दे देना है। तो 1 और 8 कितना हो गया? 9। तो इस तरीक़ा से 16 का वर्ग हो गया 196। अगला उदाहरण है 20 से बड़ी संख्याओं का, जैसे 23। तो जब हम लोग 20 से बड़ी संख्याओं को देखेंगे तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे 2 से गुणा करना। उदाहरण के लिए देखते हैं 21। 21 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 22। क्या होगा? 22। अगला स्टेप है कि इसको 2 गुना कर दें। तो 22 और 2 का गुणा करने पर यह हमको मिलेगा 44 होगा। और इसके इकाई में एक एकाम 1 लिखते हैं तो यह हो जाएगा 441। इसी तरीक़ा से अगली संख्या हम लोग 22 का देखते हैं। तो 22 में अगर मैं 2 को जोड़ूं तो ये होता है 24। 24 का मुझे अब दोगुना करना है तो यह हो गया 24 दूनी 48। और इकाई यानी 2 का वर्ग 2 दूने 4। तो मुझे एक संख्या प्राप्त हो रहा है 484। इसी तरीक़ा से एक संख्या और देख लेते हैं 25 के लिए। तो 25 में अगर मैं 5 को जोड़ूं तो ये होता है 30। 30 का 2 गुना हो जाएगा 60 और 5 का वर्ग होगा 25। लेकिन मुझे इकाई में सिर्फ एक अंक रखना है। तो ये जो 2 है आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा 62। इसके बाद 5। तो 25 का वर्ग यहाँ पर हो रहा है दोस्तों 625। अब हमको 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना आता है। तो इनका उपयोग करके हम बाकी संख्याओं के वर्ग को निकाल सकते हैं। और हमें कम से कम 125 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। यहाँ पर एक सारणी बनाया गया है। इस सारणी में हम देखें तो पहले लिखा है 1 का वर्ग बराबर होता है 1। 49 का वर्ग बराबर होता है 2401। 51 का वर्ग होता है 2601। 99 का वर्ग होता है 9801। और 101 का वर्ग होता है 10201। अगर इन संख्याओं को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके अंतिम 2 अंक 0 1 है। सभी संख्याओं के अंतिम 2 अंक क्या हैं? 0 और 1। उसी तरीक़ा से हम लोग नीचे आए तो हम देखते हैं कि सभी संख्याओं के अंतिम 2 अंक 0 4 हैं। नीचे लिस्ट में आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि सभी संख्याओं का जो अंतिम 2 अंक है वो क्या है? 0 और 9 है। तो इस प्रकार से इस तथ्य का उपयोग करके हम बाकी संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक बना सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे मुझे 48 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है? 48 का। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 को घटा देता हूँ तो ये हो गया 46। अब 46 का मैं आधा करूँ तो ये हो जाएगा 23। अब 23 के बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पर 2 दूने 4। 2 दूने 4 तो 2304। अब मैं
इसी के सहायता से अगर मैं 52 का वर्ग निकालूं तो ये क्या होगा, 52 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो ये हो गया 54। 54 का आधा होगा 27। अब 27 के बाद फिर मैं लिखता हूं 2 दूने 4, 2 दूने 4। तो इस तरीका से 52 का वर्ग हो रहा है 2704। ध्यान से देखें तो इन संख्याओं का उपयोग करके, छोटी संख्याओं का उपयोग करके हम बड़ी संख्याओं के वर्गों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट दिख रहा है आपको। 48 का वर्ग 2304, 52 का वर्ग 2704। और इसमें बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, हमको ये पता करना है कि वो 50 से कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो एक और संख्या लेता हूँ मैं, 46। 46 50 से 4 छोटा है, तो 46 में मैं 4 को घटा दूंगा तो ये हो गया 42। अब इसका आधा कर देते हैं तो इसका आधा हो गया 21 और 4 चौक होता है 16। तो हम पाते हैं कि 46 का वर्ग 2116 है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक बन गया, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ही समय बचेगा। आगे बढ़ें और एक आध संख्या लेते हैं, जैसे 55। अब 55 के बारे में देखें तो 55 50 से कितना ज़्यादा है, 5। तो 55 में 5 जोड़ने पर यह हो जाएगा 60। 60 का आधा 30, 60 का आधा 30 और 5 पंछे होता है 25। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि 55 का वर्ग 3025। और बाकी संख्याओं का भी आप इस तरीके से उपयोग करके बना सकते हैं। और इस तरीका का उपयोग करके, आधा करने वाला विधि बोलता हूं इसको मैं, इसका उपयोग करके आप 26 से लेकर 75 तक जितने भी संख्याएं हैं उसके पूर्ण वर्ग आप प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई एक संख्या चुन लेते हैं, 62। 62 50 से 12 ज़्यादा है तो मैं 12 जोड़ देता हूँ। 62 और 12 कितना हो जाएगा, 74। 74 का आधा हुआ 37। अब मुझे पहले से पता है 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब मुझे इधर सिर्फ 2 अंक रखना है, मतलब 44 को ही रखना है, मुझे 1 नहीं चाहिए। तो ये जो 1 है आगे बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा 38। क्या बन जाएगा, 38। तो इस तरीक़ा से मैं 62 का वर्ग निकाल पाता हूँ 3844। किस संख्या के सहायता से किस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, ये इस लिस्ट में दिया गया है। जैसे 1 का उपयोग करके आप 49 का वर्ग निकाल सकते हो, 49 के वर्ग का प्रयोग करके आप 51 का भी निकाल सकते हो। उसी तरीक़ा से 51 का प्रयोग करके आप 9801 का भी निकाल सकते हो। तो सभी वर्ग संख्याएं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच कुछ न कुछ संबंध होता है। बस हमको इस संबंध को समझने का जरूरत है। तो यहाँ पर कुल मिला के 125 संख्याओं का वर्ग निकालने का जो लिस्ट है उसको दिया गया है, जिसके सहायता से आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। जैसे मुझे 99 का वर्ग निकालना है, तो 99 का वर्ग निकालने के लिए आपको 99 100 से कितना कम है उसको पता करना है। तो 99 100 से 1 कम है, तो जितना कम है उसको घटा दीजिए, तो ये हो गया 98। अब 1 एकम 1, तो 99 का वर्ग हो जाएगा 9801।
इसी तरीक़ा से अगर हम 96 का निकालना चाहें तो 96 4 कम है, तो इसमें 4 को घटा देता हूँ, तो ये हो गया 92, और 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16। अगर हम लगातार प्रैक्टिस करें तो इन संख्याओं के वर्ग हमको आसानी से निकालना पता चल जाएगा। और ये होता है कि बार बार प्रैक्टिस करने से वो वर्ग हमको अपने आप याद हो जाता है। तो 96 का वर्ग हो गया 9216। अब 100 से बड़ी संख्याएं 106 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो 106 100 से 6 बड़ी है, तो इसको लिख देता हूँ 112। अब 6 का वर्ग होता है 36, तो 112 36 यानी 11,236, तो 106 का वर्ग होगा 11,236। इसी तरीक़ा से एक बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 112, तो 112 में 12 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 124। अब 12 का वर्ग मुझे पता है 144, तो 124 और 144। अब मुझे सिर्फ 2 अंक चाहिए। मुझे कितना अंक चाहिए? 2 अंक। तो अब एक जो बचा है वो आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा 125, उसके बाद 44, तो 112 का वर्ग हो जाएगा 12,544। अब किनको रखना है उसका लिस्ट मैं पहले से आप लोग को दिखा चुका हूं दोस्तों। जो शुरू में हम लोग लिस्ट देखे थे उस लिस्ट को फिर एक बार दिखा देता हूं। जब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो अंतिम 2 अंक हमको क्या लेना है। कोई भी जब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो अंतिम 2 अंक लेने के लिए हमको क्या करना है, जैसे अगर 1 आ रहा है तो 0 1 लेंगे, 121 1521 ऐसा कुछ आ रहा है तो हम 21 लेंगे, 144 या और कुछ आ रहा है तो 144 के जगह हम लोग सिर्फ क्या लेंगे? 44 लेंगे। तो ये वो लिस्ट है कि हमको अंतिम 2 अंक के रूप में क्या लेना है। और इस अंतिम 2 अंक को लेने वाली विधि की सहायता से आप 76 से लेकर 125 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और ये जितने भी पूर्ण वर्ग हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके सहायता से आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और लगभग प्रतिवर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से पूर्ण वर्ग से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आता है। या तो प्रश्न डायरेक्ट उसी रूप में आ जाएगा कि किसी संख्या का वर्ग कितना है, या किसी दूसरे प्रश्न में वर्ग निकालने के लिए उन संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब प्रश्नोत्तरी की तरफ चढ़ेंगे। तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो वर्ग संख्याओं की उपयोगिता क्या है, आखिर क्यों हम वर्ग संख्याओं को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। इनका उपयोग अंकगणितीय गणनाओं में होता है। किसी प्रकार के हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना है, तो उस जगह में अगर हमको वर्ग संख्याएं पता है तो हमारा जो कैलकुलेशन है आसान हो जाता है। सम एवं विषम संख्याओं के योगफल ज्ञात करने में ये सबसे अच्छा तरीका है कि हमको सम और विषम संख्या का अगर योगफल ज्ञात करना है तो वर्ग संख्याएं पता हो। चक्रवृद्धि ब्याज की गणनाओं में, तर्क शक्ति परीक्षण में, तो ये यहाँ पर 4 जो महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रहा है इसमें तो प्रमुख रूप से आता ही है। इनके अलावा और कई प्रश्न हैं जिन पर वर्ग संख्याओं का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ें। निम्न संख्याओं में सबसे अलग कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर हमको कुछ संख्याएं देख रहे हैं, 144 169 226 289। यहाँ पर अगर प्रश्नों को हम ध्यान से देखें तो सम और विषम के आधार पर तो इनको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 सम संख्या है 144 और 226, और 2 विषम संख्या है 169 और 289। तो ये अलग किस रूप में है, तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं 144
12 का वर्ग है, यानी 12 गुणा 12 करोगे तो 144 मिलेगा। इसी तरीका से 169 13 का वर्ग है, यानी 13 गुणित 13। अगली संख्या को अगर हम लोग देखें 226, ये किसी अन्य संख्या का वर्ग नहीं है। लेकिन अगर हम 279 की बात करें तो यह है 17 गुणित 17 का वर्ग। तो यहाँ पर जो लिस्ट मिला है उस लिस्ट में हमको 226 ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। बाकी तीनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग है, और ये बाकी संख्याओं का वर्ग है, इसलिए ये जो 226 है सबसे अलग संख्या होगी, और बाकी संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। भिन्न को पहचानिए, मतलब इनमें से कौन सी संख्या अलग है। 14 और 16 को देखें तो ये दो सम संख्याएं हैं। 21 और 15 दो विषम संख्याएं हैं। तो इस आधार पर तो हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। अगला तरीका सोचें तो 21 और 15 3 से भाग जाती है, इस आधार पर तो ये दोनों एक जैसे हो गए। 14 और 16 2 से भाग जाती है, तो इस आधार पर ये दोनों अलग हो गए। लेकिन हम निर्धारण नहीं कर पा रहे कि इन संख्याओं में कौन अलग है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 14 2 सत्ते 14 होता है, यानी 2 गुणा 7 21, 3 साते 14 होता है, 3 7 21 होता है। 15 3 पंचे 15 होता है। तो अगर हम लोग दो गुणनखंड लेकर बात करें तो हमारा बात नहीं बन रहा है, क्योंकि 3 से भाग जाने वाली दो संख्याएं हैं 21 और 15। 7 से भाग जाने वाली भी दो संख्याएं हैं 14 और 21। लेकिन यहाँ पर जो एक संख्या बच रही है वो संख्या है 16। तो 16 का अगर हम विचार करेंगे तो 16 होता है 4 चौक 16। तो 4 चौक 16 कहने का मतलब यह 4 का क्या है, वर्ग है। तो इस आधार पर इस लिस्ट से हम 16 को अलग कर पाते हैं और हमारा सही जवाब है 16। 35 का वर्ग क्या होगा। अब 35 का वर्ग बोल दिया तो हम फटाफट गुणा करना लग जाएंगे, क्योंकि हमको तो इस चीज़ का आदत है कि कुछ भी मिला तो चलो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुणा करने की ज़रूरत है, सिर्फ ध्यान से सोचने की ज़रूरत है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम दो अंक 25 होता है। 35 नहीं हो सकता, 45 नहीं हो सकता, नहीं 55 नहीं हो सकता। तो इस तरीका से हम देखेंगे तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। इस तरीके से हम पाते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, 1225, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम दो अंक 35, 45 या 55 नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न भी डायरेक्ट आता है और गुणा करने लग जाते हैं और हम अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर लेते हैं। 8281 का वर्गमूल कितना होगा। तो चाहे तो इसको हम लोग सभी संख्याओं को गुणा करके देख लें, 81 को 81 के साथ, 89 को 89 के साथ, 91 को 91 के साथ, या 79 को 79 के साथ। तो ये हमारा बहुत सारा समय ले लेगा। या इसको गुणनखंड करके हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसमें भी हमको समय लेगा। तो यहाँ पर हमको अनुमान विधि लगाना है। देखिए, किसी भी वर्ग संख्या का अंतिम अंक अगर 1 है तो उसका वर्गमूल के इकाई में या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। लेकिन यहाँ चारों संख्याओं के इकाई के अंक 1 और 9 हैं, तो हम इस पर तो तुक्का नहीं लगा सकते, नहीं अनुमान नहीं लगा सकते। तो अब इसको हम लोग अलग तरीका से समझते हैं। 82 और 81, 82 और 81, यहाँ पर हमको दो अंकों का जोड़ा मिल रहा है। दो अंकों का क्या मिल रहा है, जोड़ा। अब कई लोग ये अनुमान लगाएंगे कि 81 है मतलब 9 नियम 81, 89 हो सकता है या 79 हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है।
अब हम लोग 82 के बारे में सोचते हैं, तो हमको एक ऐसी संख्या चुननी है जो इसके आसपास में हो, उसका और वो पूर्ण वर्ग हो। तो 82 के जो सबसे नज़दीक है वो है 9 नियम 81। तो 9 नियम 81, तो ये 81 से थोड़ा से ज़्यादा है। तो अब 81 से थोड़ा से ज़्यादा है कि नहीं? तो हम क्या देखेंगे कि अब अगर इसको हम 0 रख लेते हैं तो ये हो गया 90। तो 9 नियम 81 और 2 जीरो और रख लेते हैं तो ये हो गया 8100। अब ये हमारा अनुमान लग गया कि ये 8100 के आसपास वाला है। तो 8100 के आसपास किसका गुना हो रहा है? 90 का। तो 90 के पास कौन सी संख्या है? 91। 90 के पास कौन सी संख्या है? 91। तो इसके प्रथम दो अंकों को देखें हमने 82 है, तो 82 के पास कौन है? 9। 9 नियम 81, यानी ये संख्या 90 से बड़ी होगी। तो 90 से बड़ी यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या है, 91। निम्न में पूर्ण वर्ग को पहचानिए। अब पूर्ण वर्ग के अंतिम दो अंक, पूर्ण वर्ग के अंतिम दो अंक 0 और 4 हो सकता है, या 0 और 1 भी हो सकता है। तो हमारा पास अब एक संख्या है जो 2403, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास 3 संभावनाएं हैं, तीनों संख्याओं के अलग अलग वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते। तो अब हमको इसको हल कैसे करना है? तो शुरू में हमने एक बात रखी थी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो बीजांक है वो 1, 4, 7 या 9 हो सकता है। 1, 4, 7 या 9। तो फटाफट इनके बीजांक को देख लेते हैं। 2, 3, 0, 4, 2 और 3 5, 5 और 0 5, और 5 और 4 9। तो पहला हमको मिल रहा है 9। दूसरे को देखते हैं, 2 और 2 4, 0 4, और 4 को जोड़ेंगे तो 8। दूसरे का 8 मिल रहा है, सी को हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा 2501, तो 2 और 5 7, 7 और 1 8। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो बीजांक है वो 8 नहीं हो सकता। तो बीजांक कितना होगा? 9। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर हमको वर्गमूल निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ा, और हमारा सही जवाब है 2304। आगे बढ़ें। यहाँ पर लिखा है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन लगातार 199 पदों का योग, 199 तक योगफल। तो अब इन संख्याओं को अगर हम लोग एक एक करके जोड़े तो ये तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए सूत्र भी हैं, लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा है कि किसी भी विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल उनमें शामिल हुए विषम संख्याओं की संख्या का वर्ग होता है। तो 1 से 3 यानी दो संख्या है तो 2 दूने 4, 1 3 5 3 संख्या है, 3 तिया 9। तो इस तरीक़ा से हम लोग सोचते हैं कि 199 तक कितने संख्या होंगे। तो 199 का हम लोग आधा करें, 199 का आधा करें तो ये क्या हो जाएगा? लगभग 2 निया 18, हासिल आएगा 2 निया 18, 99। मतलब इसमें 99 से ज़्यादा पद है। कितना पद है? 99 से ज़्यादा। तो 99 पद है, से ज़्यादा पद है तो एक और पद है। तो इस तरीक़ा से हम पाते हैं कि इसमें कुल मिला के 100 पद हैं। कितने पद हैं? 100। तो 100 पद है यानी 100 का वर्ग। तो 100 को अगर 100 से गुणा करें, 100 को 100 से गुणा करें तो ये होता है 10,000। तो हमारा सही जवाब क्या है? 10,000। ये तो हम लोगों ने हल करके जाना। अब दूसरा चीज़ हम इस पर, मतलब हमारा जो ज्ञान है, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, उसका प्रयोग करके कर सकते हैं। तो शुरू में हम लोगों ने ये पता किया था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो बीजांक है क्या क्या हो सकता है? 1, 4, 7 और 9। तो एक का बीजांक तो 1 होगा, क्योंकि 1 के साथ 0 जोड़ोगे, कितने बार भी जोड़ो वो 1 ही रहेगा। और इसको अगर हम लोग जोड़ें बी वाले को तो इसका बीजांक हो रहा है 3। सी वाले को जोड़ें तो इसका बीजांक हो रहा है 2। तो 2 और 3 तो होगा ही नहीं।
तीसरे डी वाले को जोड़े तो इसका बीजांक कितना हो रहा है 9। तो 1 और 9 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में शून्य जोड़े के रूप में रहता है। मतलब या तो अंतिम दो अंक 2 शून्य होना चाहिए या 4 शून्य होना चाहिए या 6 शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं उनमें 3-3 शून्य है सिवाय 10,000 के। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा 10,000। आगे बढ़ें। 1 से 219 तक के विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये भी बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो सभी संख्याओं के अंतिम 2 अंक शून्य है, मतलब इन चारों के पूर्ण वर्ग होने का संभावना है। तो अगर सभी से शून्य को हटा दिया जाए, सभी संख्याओं में से शून्य को हटा दिया जाए, तो ये हमको मिल रहा है 131, 1331, 121, 134 और 119। तो इन चारों संख्याओं में 121 11 का वर्ग है। 121 किसका वर्ग है 11 का वर्ग। तो संभावना सिर्फ एक ही बन रहा है कि 1 से लेकर 219 तक के विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा 12,100। तो यहाँ पर हल करने का जरूरत नहीं था, हमने जो अभी सीखा था वही ज्ञान हमको काम आया। और इस तरीके से अगर हम कुछ तथ्य को याद रखते हैं तो उस तथ्य की सहायता से बाकी संख्याओं के पूर्ण वर्ग या वर्गमूल ज्ञात करने में हमको क्या होता है आसानी होता है। और उन तथ्यों के सहायता से हम बाकी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। 8वां प्रश्न, 2, 4, 6, 8, 10 का 40 तक योगफल ज्ञात करना है। तो ये सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं कितने सम संख्याएं पहले हमको उसको पता करना है। तो 40 तक कुल कितने सम संख्याएं उसको पता करना है। तो इसको 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 20, 2 से भाग देंगे तो 20। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने सम संख्याएं हैं 20 सम संख्या। तो सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर वो सम संख्या पहले से शुरू होकर, पहली सम संख्या यानी 2 से शुरू होकर किसी और सम संख्या तक रुकती है, तो इसके लिए हम लोग एक डायरेक्ट मेथड अपना सकते हैं कि वो कितने हैं। तो यहाँ पर 20 संख्याएं हैं। तो 20 संख्याएं हैं तो 20 का वर्ग कर दीजिए। तो 20 का वर्ग होता है 400, 2 दूने 4 और 2 जीरो लगा दिए 400। और उसमें 20 को फिर से जोड़ दीजिए। ये सम संख्याओं के योगफल का साधारण तरीका है। शून्य शून्य को जोड़े तो इस तरीके से आ रहा है 420। तो सम संख्याओं का योगफल का सूत्र अगर हम बोलेंगे तो अगर 1 से सम संख्याएं हैं, 1 से सम संख्याएं हैं तो उनका वर्ग होगा x का वर्ग धन 1। यानी अगर 5 सम संख्याएं होती, 5 सम संख्याएं होती तो हम क्या लिखते 5 का वर्ग धन 5। तो 5 का वर्ग होता है 30 और 30 और 5 5 का वर्ग होता है 25 और 25 और 5 30, 25 और 5 30। और इससे और आगे बढ़ें, जैसे अगर हमको 9 संख्याएं मिल रही हैं तो 9 का वर्ग कितना होगा। अगर 9 संख्या है तो 9 का वर्ग 81, 81 और 9 90। तो सम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, सम संख्याओं के योगफल ज्ञात करना बहुत आसान है। उसमें जितने पद हैं उसको वर्ग कर दो और उसको जोड़ दो। जैसे यहाँ पर हमने किया था कि यहाँ पर 40 संख्याएं हैं यानी 20 पद हैं। तो 20 का वर्ग 400 और उसमें 20 को जोड़ दिए 420। 35 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जितने सम संख्या है उसका वर्ग कर दो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 35 का वर्ग और इसमें हमको क्या जोड़ना है 35। तो 35 का वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। तो 35 25 से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। तो इसके लिए दूसरा तरीका अपनाते हैं, 10 ज़्यादा है
इसमें 15 घटा देते हैं। 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 15 घटाने वाला नियम अपना रहे हैं, 35 का वर्ग। तो 15 घटाएंगे तो ये हो गया 20, 20 का आधा 10, 10 लिख लिए। और 15 का वर्ग होता है 225। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। हमको सिर्फ 2 अंक रखना है तो आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा 12। तो ये इस तरीक़े से हो रहा है 1225। तो 35 का वर्ग कितना हो रहा है? 1225। अब इसमें हमको क्या करना है? 35 को जोड़ देना है। तो 35 को जोड़ेंगे, 5 5 10 का शून्य, हासिल आया 1, 2 और 1 3, 2 और 3 5, 5 और 1 6। तो इस तरीक़े से हमको ये मिल रहा है 1260। आगे बढ़ें। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो अभी हम लोग बताए थे विषम संख्याओं का अगर योगफल ज्ञात करना है तो जितने विषम संख्याएं हैं उसको उसके साथ गुणा कर दो। तो 25 विषम संख्याएं तो 25 के साथ गुणा करेंगे तो 25 गुणित 25 करें तो ये होता है 625। कितना होता है? 625। अगला प्रश्न 11 13 15 17 का 79 तक योगफल। तो 79 तक योगफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं वो 1 से शुरू नहीं हो रही है। मतलब प्रथम विषम संख्या से शुरू नहीं हो रही। शुरू कहाँ से हो रहा है? 11 से। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं छूट रही है? 1 3 5 7 और 9। बाकी सभी संख्याएं शामिल है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? 79 से एक ज़्यादा हुआ 80। 79 से एक ज़्यादा हुआ 80। 80 का आधा करेंगे तो 40। तो 40 का वर्ग होता है 1600। 40 का वर्ग कितना होता है? 16। लेकिन इस 1600 में कुछ संख्याएं हैं जो छूट गई हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं छूट गई है? 1 3 5 7 और 9। ये 5 विषम संख्याएं हैं। तो 5 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? 25। तो 1600 में अगर हम 25 को घटाएं तो ये हमको मिलेगा 7। 10 में 5 गया 5, ये 9 बन गया था तो 9 में 2 गया 7, और ये 15 बन गया है तो 1575। तो इस तरीक़ा से हमारा डी ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब है 1575। इसी तरीक़ा से हम आगे बढ़ें तो 22 24 26 120। 22 24 26 120। 120 का आधा होता है 60। मतलब यहाँ तक कुल कितने सम संख्या हैं? 60। तो 60 का वर्ग कर देते हैं तो होगा 3600। अब उसमें हम फिर उसी संख्या को जोड़ते हैं तो 60 को जोड़ दिए तो ये हो गया 3660। 3660। अब 3660 हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ संख्याएं जिसको इसने छोड़ के रखा है। तो कहाँ से छोड़ के रखा है? ये 2 4 और लगातार 20 तक। तो 20 को अगर हम लोग ध्यान दें तो 20 का आधा होता है 10। तो 2 से लेकर 20 तक कितने सम संख्याएं हैं? 10। तो 10 का वर्ग हो गया 100। 10 का वर्ग हो गया 100 और इसमें 100 जोड़ देंगे तो 110। तो अब हमारे पास दो संख्याएं प्राप्त हो रहा है, 3660 और उसमें हमको घटाना है 110। तो शून्य में शून्य गया शून्य, 6 में गया 5, 6 में गया 5, तो ये 3550। तो इसका सही जवाब है 3550। एकदम ज़्यादा हार्ड मतलब गणना करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको उनके संबंधित तथ्यों को याद रखना है। अब ये विचित्र प्रकार का प्रश्न है। इसमें किसी भी तरीक़ा से हमको वर्ग संख्याओं का मतलब उपयोग है ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन इस प्रश्न में वर्ग संख्याओं का उपयोग है। कैसे है उसको देखते हैं। 10 और 11 के बीच अंतर है 1, 11 और 15 के बीच अंतर है 4, 15 और 24 के बीच अंतर है 9, इसी तरीक़ा से 24 और 40 के बीच अंतर है 16।
तो ये लगातार वर्ग संख्याओं का अंतर है। तो और अगला अंतर भी क्या होगा, एक वर्ग संख्या होगा, तो अगला वर्ग संख्या क्या है 25। तो 40 में अगर मैं 25 को जोड़ देता हूँ तो ये होता है 65। तो यहाँ पर हमारे दो आंसर कैंसिल हो गए, ए और डी। अब 65 हमारे पास बी और सी में है। तो अगला वर्ग संख्या इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, 36। तो 36 को जोड़े तो 6 5 11 का 1 हासिल आया 1, 6 3 9, 9 और 1 10, 101। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से भिन्न को पहचानिए। अब ये भी संख्या हमको एक तरीका से देखें तो वर्ग संख्याएं तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन इनमें भी वर्ग संख्याएं हैं। तो कैसे हैं उसको समझते हैं। अगर इसको सम संख्याओं के आधार पर अलग करें तो दो सम संख्या है, मतलब सभी सम संख्या है। इकाई का अंक 6 देखें तो दो संख्याओं में इकाई का अंक 6 है। लेकिन इस तरीके से हम कोई निर्णय में नहीं कर पाते कि आखिर इसमें क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन संख्याओं में 81, 9 नियम 81, 81 से एक ज़्यादा 82, 50, 37 37 49 यानी 7 का वर्ग, 49 से एक ज़्यादा 50। इसी तरीक़े से 26, 5 5 6 25, 25 में एक जोड़े तो 26। तो ऊपर के तीनों संख्याएं वर्ग संख्या से एक अधिक है, वर्ग संख्या से एक अधिक है। 9 नियम 81, 81 1 82, 37 37 49, 49 1 50, 5 5 6 25, 25 और 1 26। तो हमको जो संख्या मिल रही है वो संख्या है डी, जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो पास का जो वर्ग है 10⁻100 है और ये 100 से 4 कम है। तो हमारा सही जवाब है 96। अगला 15, 19, 28, 44, 57, 95 में कौन सा पद गलत है। अब इनमें से जो कुछ पद हैं वो गलत होंगे, जो नियम का पालन नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का हम लोगों को अंतर या जोड़ घटाव पता करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं अंतर से। 15 और 4 का 15 और 19 का अंतर है 4, 19 और 28 का अंतर है 9, 28 और 44 का अंतर है 16, 44 और 57 का अंतर कितना है 23, और 57 और 95 का अंतर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जो 23 है वो किसका पालन नहीं कर रहा है, इस नियम का पालन नहीं कर रहा है कि दो क्रमगत संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, एक वर्ग संख्या है, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। तो इसमें कौन सी संख्या है जो इस नियम का पालन नहीं कर रही है, तो कौन नहीं कर रही है 57। तो 57 की जगह क्या होना चाहिए 59, 57 की जगह क्या होना चाहिए 59। अगर हम इसको 59 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 25, सॉरी हाँ सही है, ये हो जाएगा 69, 69 में 25 होगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या इस नियम का पालन नहीं कर रही है 57। और जब 57 नियम का पालन नहीं कर रही है तो अगली भी संख्या नियम का पालन नहीं करेगी। तो सबसे शुरू में किसने नियम का पालन नहीं किया 57, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57। तो इस प्रकार के प्रश्नों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और वर्ग संख्याओं का बहुत ज़्यादा उपयोग है। अगर हम वर्ग संख्याओं को याद रखते हैं तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में बहुत सारे समय हमारा क्या होगा बचत होगा। और जहाँ तक हो सके वर्ग संख्याओं को याद कीजिए या उनको बनाने के तरीक़ाओं को सीखिए। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे द्वारा किए गए प्रयास के लिए आप अपने बहुमूल्य विचार को रखिए। धन्यवाद।